हमारे दादा पंजाब से आए थे, मगर हमें तो कुछ पंजाब के बारे में पता ही नहीं। आई एम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। जहाँ भी एनआरआईज आते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, किसको अप्रोच करना है। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रिहानी और ऑन पॉइंट भारत पे आज मैं लेकर आई हूं अपने साथ एक ऐसी पंजाबन जिसने अपने नाम का सिक्का देश विदेश में चलाया, जिन्होंने एजुकेशन यहां से प्राप्त की, बाहर पे काम किया, नाम बनाया, बिजनेस किया, बिजनेस जमाया और वापस पंजाब आई सेवा करने के लिए। मेरी मुराद है परविंदर कौर बंगा जी से, होशियारपुर की बेटी जिसकी कर्मभूमि ऑस्ट्रेलिया के बाद आज 20 साल बाद पंजाब है। एनआरआई सभा की पहली महिला प्रधान, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एनआरआई सभा। और इनके बारे में एक चीज और बता दूं, मैडम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एमएससी बायोफिजिक्स में पढ़ाई कर चुकी हैं। मैडम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैम आपसे कि एनआरआई सभा क्या है, ये हमारे नौजवानों को, भारत को आज बताइए। एनआरआई सभा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो कि एनआरआईज के द्वारा ही स्थापित की गई है। जी। सो ये काफी पुरानी संस्था है, जैसे मैं कह सकूं तो 30 इयर्स बैक इट वाज, ये एनआरआईज ने ही इसकी नींव रखी थी। जी। और एनआरआई सभा जो इसका जो मेन पर्पस है, ये एनआरआईज के वेलफेयर के लिए काम करती है। जी। इट वर्क एज ए ब्रिज, एक पुल का काम करती है एनआरआईज और गवर्नमेंट के बीच में। जी। जहाँ भी एनआरआईज आते हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, किसको अप्रोच करना है। अगर उनको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, अगर पुलिस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कहाँ जाना है, तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बिना अपॉइंटमेंट वो आते हैं हमारे पास और हम उनकी जो समस्या है वो राइट डिपार्टमेंट के पास लेके जाते हैं, ताकि उसको विद इन टाइमली मैनर से उसको उसको रिजॉल्व किया जा सके। जी मैम, आपको एनआरआई सभा की प्रधान बनाया गया, प्रेसिडेंट आपको बनाया गया, तो ये कैसा था? आसान तो नहीं रहा होगा। इलेक्शंस हुए होंगे, जो ऐसा आमतौर पे होता है ऐसी जथेबंदियों का, इलेक्शंस हुए होंगे, स्पीचेस हुई होंगी, ओपोनेंट्स होंगे, तो फिर वोटिंग भी हुई होगी, तो क्या था वो सफर, कुछ उसके बारे में बताएंगे? मैं इसको ये कह सकती हूँ, अगर इंग्लिश में कहूँ तो इट वाज ए रॉकी रोड। ओके। हाँ, तो काफी इसमें, क्योंकि एक तो इसमें समस्या ये थी, जैसे कि पहली जब से ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई है तो आई एम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जी। और दूसरा ये था कि मैं तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही रही हूँ। जी जी। और यहाँ पे जो पहले जो ऑपोजिशन में थे, जो मेरे ऑपोजिशन कैंडिडेट थे, वो तो यहाँ मतलब कहने को तो वो एनआरआई हैं, मगर वो यहीं पे रहते हैं मोस्टली जी। तो मेरे लिए काफी यहाँ पे जो रॉकी रोड वो थी कि एक तो कि अपना विजन मेरा जो था कि कैसे अपना मैसेज मैं लोगों तक, एनआरआईज तक पहुंचाऊं जी। क्योंकि मैं 20 ईयर्स से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ, तो मुझे यहाँ एनआरआईज की समस्याओं का भली भांति पता है जी, कि उनको क्या इश्यूज आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुझे इसका ऑपोजिट, मतलब इसका काफी विरोधता मिली, जो काफी मुझे ऐसे वर्ड्स भी सुनने के लिए मिले कि भाई ये औरतों के बस का काम नहीं है। हाँ, तो मुझे मतलब इस चीज को मैंने एज ए चैलेंज लिया कि भाई औरतों के क्यों नहीं है, औरतों के बस का काम, तो कौन सा फील्ड है यहाँ पे औरतें नहीं हैं। तो अभी और मैं बड़े इसमें जो हमारी जो वोटिंग हुई तो 190 कुछ वोट्स पड़े, उसमें से जो 140 वोट्स थे वो मेरे थे, और जो अपोजिशन में थे, जो द पर्सन हु वाज आई डिफीटेड, उनको 14 और 14 के 16 ऐसे कुछ वोट्स पड़ी, और वो पहले प्रधान भी रह चुके थे। तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है एनआरआईज सभा में बहुत आ रहे हैं, और हमारी जो दोबारा से जो साथ में हमारी संस्था के जुड़ रहे हैं, मेंबरशिप्स ले रहे हैं, तो उनका भी ट्रस्ट भी जो है वो वापस जुड़ रहा है। तो पहले रॉकी रोड था, तो अभी जो है क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो जुड़ चुका है, तो इसलिए ये काफी मेरे लिए सफर अच्छा चल रहा है। परविंदर कौर बंगा जी, आपका क्या विजन था प्रेसिडेंट बनने से पहले कि मुझे ये 4-5 काम जरूर कर रहे हैं, क्या थे वो काम? मेरा विजन यही था कि जैसे मैं पहले जब भी आते थे, मैंने बताया आपको कि मैं 20 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बट आई वाज कमिंग टू इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली जी। तो मेरा यही था कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी एनआरआईज को आती हैं जी, और उनको यही नहीं पता होता कि कौन से डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, कैसे हमारी चीज़ों को, मतलब मैटर प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग जो आते हैं तो हम अपने रिलेटिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं
तो कई बार आपके जो फाइनेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर आप थोड़े फाइनेंशियली अच्छे हो और जिस आप रिलेटिव के पास जा रहे हो तो वो आपका मिसयूज कर लेते हैं ना। हुआ होगा ना पास्ट में से केसेस हुए होंगे हाँ, एनआरआईज के साथ। बिल्कुल बहुत सारे केसेस हैं। जी, और जी। आप बिलीव करेंगे कि 99% ऑफ द केसेस जो हमारे पास आते हैं, जो चीट करते हैं वो बाहर वाले बंदे नहीं होते, वो उनके सगे भाई बहन चाचा ताई, वो उनके खुद के रिलेटिव ही होते हैं। एनआरआई के ब्लड रिलेशन भी धोखे हो रहे हैं। हाँ। जी जी जी। तो मुझे ये था कि विजन जो ये था कि अब मैंने यहाँ से एजुकेशन लेके मैं ऑस्ट्रेलिया गई जी। उस एजुकेशन की वजह से ही मैंने वहाँ पे अपना जो करियर था वो बनाया, बिजनेस एस्टेब्लिश किया। तो हमें जो पंख थे वो तो हमारे देश ने, हमारे पंजाब ने ही दिए ना जी। तो अब हम लोग थोड़ा अच्छा, अभी हमारी लाइफ चल रही है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है, तो क्यों ना जाके कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारे एनआरआईज आते हैं वापस पंजाब में तो उनकी हेल्प हो। सो द व्हाट आई एम डूइंग इज इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ वॉलंटियर आई एम डूइंग। अच्छा, वॉलंटियर। हाँ बिल्कुल जी। तो मैं पिछले देखिए अभी जनवरी से लेके तो इलेक्शन हुए, 5 जनवरी को मैंने इलेक्शन जीते, तो अभी तक मैं यहीं पे हूँ। इसके बीच मैंने कुछ ट्रिप्स लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कि क्योंकि पहली बार कोई ऑस्ट्रेलिया से प्रधान बना तो सभी को वहाँ था कि भाई तुम आओ, तो मैं फिर 2 बार जाके आई हूँ वहाँ पे, तो वहाँ से भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। लोगों को कैसा लग रहा है कि एक पहली महिला एनआरआई सभा की प्रधान बने, कैसा लग रहा है, लोगों का क्या रिस्पांस है? लोगों को बहुत ही विश्वास, मतलब जैसे कोई किसी भी अगर फील्ड में औरतें आती हैं तो ये मानना, ये धारणा है और ये बिल्कुल सही धारणा है कि जो औरतें हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और बहुत अपना तय दिल से किसी भी काम को वो पूरा करती हैं ना। जी। तो किसी तरह की कोई भी आप देख लो कि पहले जैसे सभा का नाम बहुत ज़्यादा लोग कहते थे, जैसे लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम हम तो ऐसे समझ रहे थे कि जो एनआरआई सभा है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का एक अड्डा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे एनआरआईज आते हैं तो उनको हम लोग उनकी विद इन 14 डेज जो उनको प्रोग्रेस करना कंप्लेंट को, और लोगों को बहुत ही अच्छा जो विश्वास है ना वो जुड़ चुका है। परविंदर जी एक बात बताइए, जो एनआरआईज आते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तो ये हो गया ना कि अपने जो हैं वो उनको ठग रहे होते हैं, और किस किस डिपार्टमेंट में उनके इश्यूज ज्यादा होते हैं, आपको कहाँ डील करना पड़ता है ज्यादा? हमें ज्यादातर जो है एक तो पुलिस के साथ है जी। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि आजकल ये है कि गलत शादियां हो जाती हैं जी जी जी, है ना, ये हो गया। और उसमें कुछ ऐसे एनआरआईज होते हैं जिनकी बच्चों ने मतलब वहां पे जाके बहुत उनको तंगियों का सामना करना पड़ता है जी। ये है एक तो जो हमारा मेनली पुलिस डीलिंग है, और दूसरा जो है कि एनआरआईज को ये पता ही नहीं होता कि उनका जो ये केस है वो पुलिस डीलिंग में हुआ है या उनको सिविल है और उनको कोर्ट में जाना है। तो फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। हमारी जैसे हमारा वहाँ से हम लॉयर्स की हेल्प ले लेते हैं, जो हमें मतलब फ्री में वॉलंटियर, वो भी काफ़ी अच्छी हमारी हेल्प कर देते हैं। तो फिर वो एक अच्छी गाइडेंस दे देते हैं ताकि जो एनआरआईज है वो ठगे ना जाएं। तो हमको बोलते हैं देखो कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पुलिस का मैटर है, या आपको कोर्ट में जाना है, तो फिर वो उस प्रोसेस से उनका टाइम सेव हो जाता है, टाइम भी और पैसा भी बच जाता है, कोई उनको उल्लू बना के उनके पैसे ना लूट ले। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और मगर अगर मैं नेटशेल में कहूँ तो हमारे पास पुलिस मैटर बहुत ज्यादा आता है। ओके मैम, एक चीज बताइए, कभी एज अ वुमेन आपको किसी ने, मींस एज अ वुमेन एनआरआई सभा की प्रेसिडेंट, आपको कभी कोई थ्रेट मिला है? नहीं, मुझे किसी से कोई थ्रेट तो नहीं मिला, मगर ऐसा होता है कि मुझे ये लग रहा है कि राजनीति जो जब आप इलेक्शंस में होते हो तो नॉट, आई कैन नॉट से राजनीति, बट आई कैन से कि जैसे आप किसी कॉम्पिटिटर के जो आपके साथ होता है तो वो आपको तंग करते हैं, तो वो तो मतलब किसी ना किसी तरीके से करते ही रहते हैं, तो अच्छा। इससे आपको और स्ट्रेंथ मिलती है। तो मुझे लगता है मैं यही कहूँगी कि थ्रेट तो नहीं है, मगर हाँ आपको डिस्टर्ब करना, आपके काम में बिना मतलब कि उन्होंने रोड़े डालने, पत्थर डालने, आपको होती है ये चीज़। हाँ ये चीज़ तो है, और ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, और आई टेक इट पॉजिटिव कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। परविंदर जी, मुझे आपको ऐसे देख के लग रहा है आपकी बातों से कि आप सेल्फ मोटिवेटेड है, जितने पंगे आ जाते हैं आप उतनी मोटिवेट और हो जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि जो बंदा बौखला रहा है इसका मतलब कि वो वीक है। हाँ, तो अगर वो वीक नहीं है तो वो आपके सामने आके बात करेगा, जो आपके पीछे से वार कर रहा है मतलब उसकी क्षमता नहीं है कि वो आपके सामने आके बात कर सके। जी मैम, एक चीज़ बताइए कि आपने एजुकेशन ली, आप अब्रॉड गए हिंदुस्तान में, और वहाँ पे आप क्या फ़र्क, मेजर फ़र्क क्या देखती हैं आप? मुझे लगता है वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मतलब बिल्कुल उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है जैसे कि
वहाँ की लॉ बुक्स में लिखा हुआ है। राइट। हाँ, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर वहाँ पे अगर आपको फाइन आना है तो आपको फाइन आना ही है। ओके। तो और अगर आप सड़क के ऊपर चल रहे हो तो आप किसी भी तरह का कुछ भी आप मतलब कि कुछ इंसिडेंट हो जाता है जी। तो द लॉ विल बी एप्लीकेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस इफ यू आर ए नॉर्मल सिटीजन हो और जी। यहाँ आप कुछ भी बड़े से बड़े ओहदे पे हो। जी। तो हाँ, मैम एक चीज और पूछूंगी कि एनआरआईज जो बच्चे वहां पे हैं वो पंजाब के कल्चर को, पंजाब के ट्रेडिशन को, पंजाब की हिस्ट्री को समझे, उसके लिए कुछ करते हैं आप? आपके एनआरआई सभा जैसे कुछ प्लान करना टूरिज्म के थ्रू या कुछ ऐसी एक्टिविटीज? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि जो एनआरआईज बाहर जाके बसे हुए हैं वो भी अपने कल्चर से बहुत अटैच्ड होते हैं। ओके। है ना, जब हम लोग किसी अपनी चीज से दूर चले जाएं तो हम लोग और भी उसके पास आ जाते हैं, अगर मैं ये बोलूँ, है ना। तो कुछ लोग तो हैं जो अपने आप को मतलब बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं जी। मगर जो जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे भी तीयों का मेले होते हैं, बैसाखी होती है, लोहड़ी दिवाली होती है। अच्छा, ये हो गया वहाँ का। मगर हम एनआरआई सभा के थ्रू ये करते हैं कि जो लोग बच्चे वहाँ पे सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन जो जा चुकी है, हम चाहते हैं कि वो लोग भी हमारे दोबारा से वो रूट्स के साथ जुड़े। जी। तो उसके लिए एनआरआई सभा में एक योजना है कि जिसमें दिसंबर जनवरी के करीब जो क्रिसमस की हॉलीडेज सारे वर्ल्ड में होती है ना, तो उस टाइम हम लोग जैसे 8-10 बच्चों को बुलाने का हमारा है, इस साल भी प्लान है। जी। तो बुलाते हैं, फिर वो गांव में रहेंगे, उनको पता चलेगा कि चूल्हे कैसे होते हैं, साग कैसे बनता है, मक्की की रोटी कैसी होती है। तो गांव में उनका टूर देंगे। तो उससे क्या होगा कि बेशक वो 10 बच्चे ही हैं मगर वो आगे जाके 100 से बात करेंगे तो वो अपने कल्चर से अटैच रहेंगे। तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई मतलब हमारे दादा पंजाब से आए थे मगर हमें तो कुछ पंजाब के बारे में पता ही नहीं। तो अगर वो आएंगे, हम लोग उनको लेके आएंगे, उनको गांव दिखाएंगे, उनको गांव की सैर कराएंगे, कल्चरल एक्सपोजर देंगे। तो बिल्कुल, तो इससे क्या होगा कि उनको अपने कल्चर से लगाव होगा। जी। मैम कल्चर की बात करें, मैं आपको देख रही हूँ कि आप 20 साल आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में आपने एज ए रजिस्टर्ड टीचर रही हैं, वहाँ पे आप अपने नर्सिंग होम्स आपके रन हो रहे हैं, पर आपका लिबास, आपका पहरावा वो ऐसे लग रहा है टिपिकल एक पंजाबन लेडी से मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीज कहाँ से आई? मीन्स ये तैयार होने का बिल्कुल पंजाबन एक ग्लिम्स आ रहा है, तो ये कहाँ से आई ये चीज? मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं ये ना आप इसको मजाक में ले लें या आप इसको ये ले लें कि मैं कितनी फिनेटिक हूँ पंजाबी कल्चर के बारे में। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैं मास्टर्स इन एजुकेशन कर रही थी ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे कुछ लोग, मतलब मैं अभी जा ही रही थी तो अभी तो इंडियन ही रहता है, तो उसको तो मुझे वहाँ पे एक कोरियन लड़की थी तो वो मुझे हाथ जोड़ के कहती सत श्री अकाल। तो मैंने उसको जब देखा तो मतलब मैंने थोड़ा उस टाइम पैंट वगैरह डाली हुई थी तो मैंने कहा कि हाउ, वो कहती कि she told me in English कि वो you look typical very Punjabi look, are you from Punjab? Yes of course I am from Punjab। तो मुझे लगता है कि ये एक तो आपके लुक में होता है ना। तो मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत जनों ने ये चीज़ कही है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी मैंने ये चीज़ को, जब भी हम लोग गुरुद्वारा जाते थे वहाँ पे, तो मैंने अपने कल्चर के साथ हमेशा ही, मुझे बड़ा प्राउड रहा है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ। आई बिलोंग टू द सिख फैमिली और अपने कल्चर को, अपना ड्रेसिंग को इसमें प्राउड फील करती हूँ मैं। तो व्हेनेवर जब भी मैं वापस आई हूँ तब भी मैं मतलब अपना कहीं भी कोई फंक्शंस में जाना हो तो मैं सूट डालती हूँ, तो आई फील प्राउड। ओके। तो ये आपने ये जो पर्ल सेट पहना है ये बहुत उस चीज को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी। ये पर्ल सेट जो है ये ना मेरी डॉटर है 14 इयर्स की है अभी वो। जी। तो जैसे मैंने बात कर रही थी पहले भी कि डिसिप्लिन और वहाँ पे बहुत, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बेटियां हैं वो इंडिपेंडेंट और वो बहुत अपने आप को बलवान, है ना, बलवान इन द सेंस के मेंटली, और वो अपने करियर में भी डिपेंडेंट ना रहे किसी से। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसको मैंने यहाँ हरियाणा स्टेट से वो पर्ल फार्मिंग का कोर्स करवाया। तो फिर ये जो पर्ल्स हैं तो वो उसने मुझे बना के, तो मैंने उससे बाय किए हैं। मींस 14-15 इयर्स की आपकी डॉटर है, उसने ये फार्मिंग सीखी, उसने बनाए और आपको बेचे और आपने खरीदे।
तो वो ऑनलाइन भी जैसे वो करती है, उसका वहाँ पे भी वो जैसे फार्म लैंड वहाँ पे उसने फार्म बनाया हुआ है, तो फिर वो क्या उसको जैसे वो दिखाती है कि हाउ यू ग्रो, उसको कैसे जो सिप्पी होती है उसमें कैसे ग्रो करना, शी नोज एवरीथिंग कि ये ब्लैक पर्ल है, ये वाइट पर्ल है, तो वो सब। तो फिर मैं उससे बिजनेस इज बिजनेस, तो उसने मुझे कहा कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा यस आई विल बाय, तो ये उसने मैंने उससे बाय किया। मैम एक सवाल पूछूंगी, थोड़ा सा पर्सनल चल जाएगा यहाँ पे। क्या आप जब स्टूडेंट थी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के आप एलुमनाई हैं, तो वहाँ कुछ जैसे यूथ फेस्ट ऐसे कुछ पार्टिसिपेट करती थी क्या? हाँ, मैं काफी पार्टिसिपेट करती थी वहाँ पे, कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे हमारे वहाँ पे, तो मैं गिद्दे में, तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी माता गुजरी हॉस्टल था वहाँ पे रही हूँ 5 साल, तो वहाँ पे भी हॉस्टल में भी हम लोग गिद्दे में पार्टिसिपेट करते थे। गिद्दा गर्ल बेसिकली, गुड। वो ऑरा रिफ्लेक्ट हो रहा था आपसे। ओके मैम, आप अपनी बेटी एक बेटी, 2 बेटियां। अच्छा प्लीज अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? 2 बेटियां हैं मेरी, और जो मेरी बड़ी बेटी है वो 14 इयर्स की है, वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स में कैडेट है, काफी उसका अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, शी इज वेरी गुड। और जो छोटी है वो अभी 7 साल की है, एंड दे बोथ आर एक्वायरिंग द एजुकेशन नाउ हियर। तो बड़ा दोनों ही बेटियां काफी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वेरी वेल मैनर्ड एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट सो फार। वंडरफुल। मैम आप बच्चों की बात चल रही है, तो मैं पंजाब के बच्चों के बारे में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पंजाब के बच्चे, नॉर्थ इंडिया के बच्चे, इवन हरियाणा दिल्ली तक के बच्चे भी, अगर मैं बोलूं बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना होता है कि हमें पैसे दे दो, हम जहाज में बैठे हम चले जाएं, और अब वहाँ की जो सरकारें हैं वो अपने रूल स्ट्रिंजेंट बना रही है, तो वहाँ पे बच्चे अब कुछ सफर कर रहे हैं, कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं थे प्रॉपरली, तो वो सफर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ बताएंगे कि क्या हालात है वहाँ पे? देखिए ऐसा है कि वहाँ पे जैसे बच्चे यहाँ से जाते हैं, तो एक तो जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें स्किल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है जी। तो पहले तो अगर कोई यहाँ से जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं अपनी पोजीशन से यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको जाना है तो आप अपने स्किल सीखो जी। तो ऐसे मत चला जाओ कि 12वीं की और चले गए, अपने हाथ का काम सीख के जाओ। दूसरी बात कि वो ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जाके अगर आप धोखाधड़ी करते हो या फिर आप लॉ अबाइड नहीं करते, तो आप कम्युनिटी का नाम जो है वो खराब कर देते हो। तो मैंने ये वहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी मैं पॉलिटिक्स में रही हूँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे एक कोई बच्चा है वो गलत इलीगल काम करता हुआ पकड़ा गया, तो वो ये नहीं कहेंगे कि बे फलाना बंदा, वो कहेंगे कि इस कम्युनिटी ने ये किया, तो आगे से वो शॉप या फिर वो कोई भी वो उसको नहीं रखेगा, उस कम्युनिटी के बंदे को भी नहीं रखेंगे, वो कर देंगे कि भाई नहीं ऐसा है ना, तो दोबारा फिर उस कम्युनिटी को नाम बनाने के लिए उस टाइम लगेगा। तो ये है कि एक तो स्किल सीख के जाएं, और दूसरा ये है कि वहाँ पे भी जो सरकारें हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के, तो उनको भी ये होता है कि बाहर से लोग आके हमारे जॉब्स ले लेते हैं। तो उसकी वजह से सरकार ने अभी कैप कर दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं बोलूँ को पहले मिलियन से ऊपर लोग जाते थे एक साल में, मगर अभी क्या है कि 2.5 लाख उन्होंने कैपिंग कर दी है कि पूरे वर्ल्ड से ओनली वी विल टेक 250,000, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स लेंगे नहीं। तो उससे क्या होगा कि अभी जो 7.5 लाख बच्चा और जाना था, तो वो यहीं पे मतलब कि वो अगर वो इंडिया में है या जितना भी जाना था, वो परसेंटेज यहीं की यहीं रह जाएगी, तो उससे इफेक्ट तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने बाहर जाके इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, तो मैंने भी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बायोफिजिक्स में मास्टर्स की, मगर वहाँ पे जाके आपकी एजुकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, आपको शिक्षा यहाँ की जो है वो वहाँ पे उसको मान्यता नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा से वहाँ पे जाके एजुकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी। मैंने भी की, तो उसी एजुकेशन की मान्यता है वहाँ पे, और मैंने मास्टर्स भी की, तो तब भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने यहाँ से 20-30 लाख रुपया लगा के जाना है, तो आप यहीं पे अच्छा बिजनेस शुरू करो, और यहाँ पे एक तो अपने परिवार में हो, आपके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, और उसके सबसे बड़ी बात जो है, और तीसरा जो है, अगर कोई आपके ऊपर दुख सुख आता है, तो हमारी यहाँ पे सोशल लाइफ है, तो वहाँ पे तो लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, और क्योंकि मैं डिपार्टमेंट मेरा जो फील्ड है वो हेल्थ का है, और मेंटल हेल्थ जो है वो मेन है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ से इतना सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है। तो मेरी तो यही मैसेज रहता है जब भी मैं यूथ को मिलती हूँ कि यहाँ पे स्किल सीखो, ठीक है, और सेकेंडली जो है आप ये करो कि आप जितना भी ज़्यादा हो सके
आप अपनी पैसे को यहीं इन्वेस्ट करो। जी। परविंदर कौर बंगा जी, जाते जाते मेरे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि हम बाकी के हिंदुस्तानी एनआरआईज की लाइफ को आसान और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? एनआरआईज की लाइफ को मैं यही कहूंगी कि जब भी आपके एनआरआईज किसी भी रीजन से जो आपके भाई बहन बाहर चले गए हैं और जब वो आते हैं तो आप उनके साथ धोखाधड़ी मत करें जी। और जो एनआरआईज बनने की चाहत रखते हैं, बाहर जाने की चाहत रखते हैं, मैं यही कहूँ कि वहां के जाके लॉ अबाइड करें जी। तो ये थे हमारे साथ ऑन पॉइंट भारत पे परविंदर कौर बंगा जी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एनआरआई सभा। उम्मीद है जो भी प्रवासी भारतीय वापस आए, उनकी जायदादें, उनका माल, उनकी जान, उसकी हिफाजत हो। हमारे सिस्टम में हम कुछ बदलाव लाएं जिससे जिंदगी, देश खूबसूरत हो। तेरी मेरी कहानी को इसी तरह से और खूबसूरत बनाते रहेंगे, नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।